अब रिकॉर्डिंग हो चुकी है चालू। तो हाँ भाई, तो चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब असली में तो आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट वाली में तो कुछ नहीं, मजाक कर रहे थे। तो सिर्फ दिखाया दिखाया था, 15 मिनट ही था क्लास, है ना। चलो ये जो आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, नाम क्या है चैप्टर का? स्ट्रेटेजिक चॉइस। ठीक है। तो बिजनेस में जिनके मल्टीपल बिजनेस होते हैं ना, बहुत सारे, तो उनको तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी चूज करनी पड़ती है। आज टाटा है ना, रिलायंस है, अडानी है, इतने बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, इतने बिजनेस हैं इनके, 100 200 300 बिजनेस हैं। क्या सब में एक ही स्ट्रेटेजी चल रही होगी क्या? नहीं, अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करी जाती है सब में, क्योंकि कोई प्रोडक्ट किसी स्टेज पे चल रहा होगा, कोई प्रोडक्ट किसी स्टेज पे चल रहा होगा। क्या बोला मैंने? ये हर प्रोडक्ट की बेटा एक होती है लाइफ साइकिल। क्या होती है? लाइफ साइकिल। आज आपके घर में वो है क्या, वो सीडी प्लेयर है सीडी प्लेयर? चलाते हो? नहीं ना, क्यों नहीं चलाते? उसका समय बीत चुका सर, अब कौन चलाता है? सही है। वो फोन्स आते थे पहले, ट्रेन 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 ट्रेन, अरे वो ऐसे, वो पहले तो भी मोबाइल आते थे, देखा नहीं पिक्चर में, 2 3, फिर ऐसे घूमता था। फिर वो लैंडलाइन फोन्स यूज करते हो अभी भी? बहुत ज्यादा करते हो? अरे आए ना तो बोलो। नहीं सर, उसका भी समय बीत गया। सही है। और क्या होता था ऐसे पुराने जमाने में? और क्या होता था? तुमने क्या ही देख लिया होगा, है? क्या होता था? लेटर। तुम्हार मैं पिछले से पिछले जन्म की नहीं पूछ रहा, तुम्हारे पिछले, तुम तो कहा लेटर। लेटर तो हमने भी ज्यादा नहीं लिखे, बट आई हैव सीन इट, एटलीस्ट आई हैव सीन इट। मतलब जब मैं बहुत छोटा था, तो हमारी मदर जैसे राखी वगैरह भेजती थी, राखी वगैरह पे लेटर्स वगैरह, तब भी वो राखी वगैरह पे जा रहे थे। असली में लेटर राइटिंग की तो और उससे पहले वाली एज थी, समझ रहे हो। तो हमारे दादाजी थे, वो हमारी दादी से उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। ठीक, एंगेजमेंट हो गई, शादी वादी, ऑब्वियसली शादी भी होगी उसके बाद, शादी वादी हो गई। तो फिर एक दो उसके बाद हमारी दादी चली गई काफी टाइम के लिए, मतलब होता है ना, छुट्टियों उट्टियों के लिए गई। तो 5 महीने जब गई वहां पे, दूर से थी वो, तो वहां गई तो हमारे दादा उनको लेटर्स लिखा करते थे। ठीक है। एक बार क्या है, काफी टाइम हो गया, 1 2 महीने हो गए, लेटर नहीं आया, दादी का दादा हो गए परेशान। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, बोला क्या खता हो गई हमसे, क्या खता हो गई हमसे, खत का आना बंद है। क्या खता हो गई हमसे, खत का आना बंद है, रेलगाड़ी छूट गई या डाक खाना बंद है। समझे? ये मेरा नहीं है, मेरे अंदर तुमका खून है, कहानी उन्हीं की है। तो ये वो जमाना था पहले। ठीक है। ये वेट किया जाता था रिप्लाईज का, जाते थे लेटर्स, दे यूज्ड टू कम अगेन। खैर, जमाना बीत गया ना सर उसका, गया बीत गया, है ना। ईमेल्स का भी थोड़ा सा टाइम बीत ही गया है आजकल, बाकी सारे उससे हो जाता है काम। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर प्रोडक्ट की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल। समझ रहे हो? एक लाइफ, जैसे अपनी एक लाइफ है, अपन इस लाइफ में आते हैं, फिर छोटे से बड़े होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है अपना, है कि नहीं? कौन सी स्टेज? अरे बोलो, अपन आते हैं दुनिया में, कौन सी स्टेज होती है? इंट्रोडक्शन स्टेज। कौन सी स्टेज होती है बेटा? इंट्रोडक्शन। बोलो मेरे साथ, इंट्रोडक्शन स्टेज, है ना। फिर अपन क्या हो जाते हैं थोड़े से, फिर अपन बढ़ते हैं, है ना। फिर मतलब पहले तो ऐसे लल्ले वाली उम्र में होते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, बढ़ते तो कौन सी स्टेज? ग्रोथ स्टेज। फिर बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे आके थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, राइट। सो दैट स्टेज इज कॉल्ड मैच्योरिटी, है ना। बट फिर एक टाइम के बाद कौन सी स्टेज चालू हो जाती है? डिक्लाइनिंग। ठीक है। तो हर प्रोडक्ट की भी ऐसी होती है। हर प्रोडक्ट जब वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, तो एक अलग स्टेज होती है, वो समय अलग होता है, समय समय का फेर होता है, तब तो वो आया है सिर्फ, तब द सिचुएशन विल बी डिफरेंट। फिर बाद में वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, उसमें ग्रोथ होती है, तब सिचुएशन अलग होती है। अभी आपको दिखाऊंगा क्या सिचुएशन होती है। आपको एक एग्जांपल दूं, जब कोई भी प्रोडक्ट आता है, तब इतने कॉम्पिटिटर्स होते ही नहीं है, देख लो आप। तब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स उस बिजनेस में नहीं होते, क्योंकि नहीं, क्या है वो, नया नया है। क्या है? नया नया। ठीक है। फिर सेल्स भी क्या होती है, कम, क्योंकि कंज्यूमर को भी कम पता है उसके बारे में, क्योंकि अभी प्रोडक्ट सिर्फ कौन सी स्टेज पे है? इंट्रोडक्शन, अभी आया ही तो है दुनिया में, समझ गए।
लेकिन बाद में क्या होता है, जब ग्रोथ स्टेज आती है तब क्या होता है, बहुत सारे तुम अकेली थोड़ी हो, अब तो और बहुत सारे आगे कॉम्पिटिटर्स बनाने वाले, समझ रहे हो। धीरे धीरे कंज्यूमर्स को भी पता लगने लग जाता है, अवेयरनेस हो जाती है, सेल्स भी बढ़ने लग जाती है। ग्रोथ स्टेज है ना, सिचुएशंस का फर्क फर्क है। फिर आती है कौन सी स्टेज, मैच्योरिटी। ठीक है, यहां पे थोड़ी सेल्स स्टेबलाइज हो जाती है, कंपटीशन बहुत सीवियर होता है इस टाइम पे। भाई मैच्योरिटी पे आ गई, सब बना रहे हैं, तुम अकेले थोड़ी हो, खूब बना रहे हैं, खूब सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो अग्रेसिव कंपटीशन होता है, सीवियर कंपटीशन होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। ठीक है, ईवी कब आई थी बताओ, इंडिया में ईवी का मार्केट 2000, पागल क्या, नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है, पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुझे और सिर्फ मुझे ही पता है कि ये बात सही है। एक्चुअली 2014-15 में एक गाड़ी आती थी, लेकिन उसके ऊपर लोगों का इतना ध्यान दिया नहीं लोग। ठीक है, महिंद्रा की आती है, महिंद्रा की रीवा, इफ यू नो, महिंद्रा की रीवा करके, बहुत छोटी गाड़ी है, मेरी बुलेट के बराबर लेंथ में, एक्चुअली बहुत छोटी है, इट्स जस्ट 2 सीटर कार, तो बहुत छोटी होती है, बहुत क्यूट सी होती है ना। है हमारे पास, मतलब हमारे पास नहीं, हमारी कॉलोनी में एक जने के पास है। सो वो आती थी, लेकिन किसी का इतना ध्यान नहीं जाता, बहुत रेंज वेंज कम होती है बहुत उसकी, इसलिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ढंग से बोले तो कब आई ईवी इंडिया में, 2020-21 में। कब आई, 2020-21 मैं गया था लेने, इसलिए बता रहा हूं। 2020-21 में उस टाइम पे सिर्फ नेक्सॉन कार थी जो ईवी में थी, एंड एक एमजी की थी बस। अब आप समझे, सिर्फ 2 ही कंपनियों की थी, समझ गए, क्योंकि कौन सी स्टेज थी, इंट्रोडक्शन। समझ में आया। एक गाड़ी उसने दिखाई थी कुछ 16.5-17 लाख की, और एक थी शायद 20 लाख की समथिंग। खैर मैं तो नहीं ली, क्योंकि मैं तो उसमें 4 ही जने बैठ पा रहे थे मेरे जैसे, तो 4 जने तो कैसे, 4 जनों के लिए थोड़ी गाड़ी, मजा नहीं आ रहा था उसमें, छोटी थी मतलब, तो मेरे जैसे 4 ही आ पा रहे थे, परिवार तो बड़ा है थोड़ा अपना, समझ गए मेरी बात। तो तब 2 ही कंपनियों की आ रही थी, देख रहे हो। अब अब कितनी कंपनियों की आ रही है, टाटा की भी आ रही है, महिंद्रा की भी आ रही है, और मारुति की भी आ चुकी है, ई विटारा, बस वो लोग अपने इंडिया में नहीं हुई लॉन्च, होने वाली है जस्ट, ई विटारा। और किया की भी आती है, हांडे की भी आती है, और होंडा होंडा की तो नहीं है, खैर बीवाईडी है ही, बहुत सारी हो गई ना, गिन रहे हैं देखो अपन नाम, कौन सी स्टेज चल रही है पता है आप, ग्रोथ। अब समझे आप, ऐसे होता है, हर प्रोडक्ट की एक स्टेज होती है, वो तब वो स्टेज में थी, आज इस स्टेज में है, समझ गए। इसलिए तो क्या हो रहा है, देखो कितनी घटिया, मतलब उस टाइम के हिसाब से बात करें, 5 साल पहले के हिसाब से, तो एक दो गाड़ी आ रही थी, वो भी 20-20 लाख रुपए में। आज कितने ऑप्शन है अपने पास 20 लाख में, आए ना ऑप्शंस, समझ गए ना। प्राइस उल्टा बढ़ी नहीं है बहुत ज्यादा, उल्टा कम प्राइस में और बढ़िया ऑप्शंस आ गए। अरे पहले 20 लाख की थी सिर्फ ये, 16 लाख 20 लाख की थी ऑप्शंस, अब देखो 9 लाख में भी आ रही है। ईवी अगर चाहिए तो 9 लाख में भी आती है ईवी। टाटा की नहीं आती क्या, टियागो, टाटा की टियागो आती है। एक वो कंपनी है एमजी, एमजी की वो छोटी सी आती है, वो कॉमिट है ना, कॉमिट। और वो 11, 10, 11, 12, 10, 11 लाख वाले में भी आते हैं, पंच भी ईवी में आती है, टाटा पंच। आप समझ गए ना मेरी बात। पहले सिर्फ एक दो ही ऑप्शन थे 2020-21 में, अब देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस, प्राइस भी कम हो गई, अच्छा सेल्स भी बढ़ने लग गई क्या, समझ गए। तो ये होता है, क्योंकि अब वो कौन से स्टेज पे चल रही है, इस पे। अच्छा ऑब्वियसली अंत तो हर चीज का है सर, इसका नहीं आएगा क्या, इसका भी आएगा, कुछ इससे भी बढ़िया निकल के आएगा दुनिया में, और क्या भाई साहब, यही तो दुनिया का उसूल है, चेंज, बदलाव होना ही होना है, एक्सपेक्ट करो, आना ही आना है, कुछ तो आएगा ही। सो तब कौन सी स्टेज आ जाएगी, मैच्योरिटी। फिर एक समय आएगा कि वो डिक्लाइन भी होगा, बस थोड़ी जाएगा, सब डिक्लाइन होता है, समझ में आई मेरी बात, पक्का। सो हर प्रोडक्ट की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। सो कितनी स्टेज होती है, 4। अगर डायग्राम की बात करें तो इट्स अ इनवर्स एस शेप्ड डायग्राम, कैसा होता है, इनवर्स एस शेप्ड, क्लियर है, उल्टा ऐसे ही, ऐसे देखो, लाइक दिस, समझिए। सो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, समझ गए सब लोग। स्टार्ट करने जा रहा हूं एक एक स्टेज, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बात काम आती है, इसके बिना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट नहीं हो सकता। अब मैं आपको आधी सी बात बताता हूं, वो मेरे मजा नहीं आता मेरे को उसमें, मेरे को पूरा ही पढ़ा देता हूं मैं क्वेश्चन जब, समझ गए। तो जब चैप्टर नंबर 2 आएगा तब नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं एक ही बार पढ़ाता हूं, समझ गए। तो एक ही बार पढ़ाता हूं, लेकिन ढंग से पढ़ाता हूं। चलो भाई,
सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या नाम है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। करें स्टार्ट? समझा दिया वैसे मैंने काफी बातें तो। चलो भाई ध्यान देना, फिनिश करते हैं इसको। देखो क्या कह रहे हैं, एन इंपॉर्टेंट चॉइस। देखो भाई साहब ये लो हिंट आपको दिख गया, चैप्टर नंबर 4 का नाम। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेटेजिक चॉइस, चैप्टर नंबर 4 इज दैट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइस करने के लिए क्या जरूरी होता है? आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है सर, इट इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइस। सर जब भी हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटेजी चूज करेंगे, तो उसमें ये बहुत मदद करता है, हमें बहुत अच्छा गाइड करता है। क्योंकि अगर हम ये इसको अगर हम ध्यान में नहीं रखें तो गलत डिसीजन ले लेंगे फिर तो। सोचो एक एग्जांपल दूं, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे है, ग्रोथ पे, तब आप क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे क्या? ग्रोथ पे स्टेबल रखोगे उसको? नहीं ना। तो ग्रोथ पे है ना, तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होती है। समझ गए मेरी बात? अच्छा अगर तुम्हारी मैच्योरिटी चल रही है, मैच्योरिटी पे क्या लगाते हैं? स्टेबिलिटी। समझ गए मेरी बात? तो है ना खेल, है ना? स्ट्रेटेजिक चॉइस को गाइड कर रहे हैं ना आपका, तो बस इट इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग आवर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। दूसरी बात क्या लिखोगे सर? पीएलसी क्या होता है? एस शेप्ड कर्व। इट इज एस शेप्ड कर्व which exhibits the relationship of sales with respect to time। वो जो डायग्राम हमने देखा था उसमें क्या होता है? सेल्स और टाइम। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है सर, हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने स्टेज होते हैं? थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है भाई सर, दिस कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर बिजनेसेस एज वेल। सही बात, अगर आपके कई बिजनेसेस हैं तो उनमें भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वैसे तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप बिजनेस के हिसाब से भी कि भाई बिजनेस कौन सी स्टेज में है। समझ गए मेरी बात? ऐसा कि भाई किसी का एक ही बिजनेस है, एक या दो बिजनेस है, तो एक दो बिजनेस में भी, मतलब जो बिजनेस में भी आप इसको यूज कर सकते हो कि भाई बिजनेस कौन सी स्टेज में है। तो वैसे तो ये प्रोडक्ट के बारे में। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहली स्टेज का नाम इंट्रोडक्शन। क्या होता है सर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियोनिक स्टेज। सुना है वो साइंस के अंदर? मैंने भी इतनी पढ़ी थी, तुमने पढ़ी है? अच्छा क्लास 12 तक कुछ ने पढ़ी है, 10 तक पढ़ी है हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। समझ, बायोलॉजी हम अच्छी पढ़ लेते थे क्योंकि हमारी मैम अच्छी थी। समझ, लिटरली शी यूज्ड टू टीच, अच्छी अच्छा पढ़ाती थी। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैम थी, वो लीड पढ़ाती थी। ठीक है, वो मजेदार नहीं पढ़ाती थी, पता नहीं क्या ही पढ़ाती थी यार, वो तो बड़ी चीटिंग करके पास होता था फिर मैं। चलो, लेकिन वो अच्छी आई थी, पता नहीं कहीं बाहर से आई थी, मतलब अच्छी टीचर थी वो बायोलॉजी वाली तो। नंदिता मैम, स्टिल आई रिमेंबर द नेम। क्योंकि सोचो किसी इंसान के जो बाकियों में हो रहा है फेल, उसके बायोलॉजी में 25 में से 21 आ रहे हो, फिर तो कोई बात ही है। वही पास कराती थी मेरे को। चलो सो वो बहुत नॉलेजेबल भी थी, पता नहीं कहां से पढ़ के थी, अच्छी इंटेलिजेंट थी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी, पहली स्टेज का नाम इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, करें स्टार्ट। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब लल्ला कहां होता है? पेट में। हमारे एम्ब्रियो के अंदर, हिंदी क्या बोलते हैं उसको? बच्चा कहां होता है? अपने कोक में होता है माँ की, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। राइट? गलत थोड़ी बोल रहा हूं मैं? सही है ना? मतलब यार क्या ऐसे काफी सालों में क्या पता कोई बदल गया होगा, ऐसा है साइंस वाइंस के अंदर। लेकिन वही है, द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है सर? से स्लो सेल्स ग्रोथ। समझे? उस टाइम पे जब वो आया था, ईवी की गाड़ियां आई थी, तब थोड़ी कोई बहुत ज्यादा बिकती थी। समझ में आई ना? तब सेल्स क्या थी? कम होती है, इंट्रोडक्शन में कम होती है, दुनिया इतना जानती नहीं है। समझ गया मेरी बात? अभी दुनिया उसके बारे में इतना नहीं जानती, तभी तो सेल्स क्या होती है सर? थोड़ी कम। ठीक है सर, स्लो सेल्स ग्रोथ होती है एंड कंपटीशन इज ऑलमोस्ट। कितनी गाड़ियां थी ईवी में? है ना? सही पढ़ा रहा हूं, मतलब गलत थोड़ी चल रहा है, सही है। ठीक है। थर्ड सर, प्राइसेस वर आल्सो रिलेटिवली, बिकॉज इतना ज्यादा इनोवेशन हुआ नहीं ना उसके अंदर, अभी कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, सही है कि नहीं है? जब नई नई फर्म्स आती हैं, जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप कम होगी। और बताओ सर, ये क्या होता है? मार्केट्स लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा इतने मार्केट्स है नहीं। ग्रोथ क्या होती है? अभी बताया था, सेल्स ग्रोथ क्या होती है? लोअर रेट पे होती है, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ, क्योंकि अभी कस्टमर्स भी उसके बारे में इतना नहीं जानते, क्योंकि कौन सी स्टेज चल रही है? इंट्रोडक्शन।
समझ में आया पक्का? चलो अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। अब देखो, अब वो प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे आ गया? किस पे आ गया? ग्रोथ पे। अब देखना क्या होगा सर, ग्रोथ पे क्या होता है? देखो बेटा, ग्रोथ पे क्या होता है ना, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। सर रैपिडली प्रोडक्ट को क्या मिलने लग जाती है? एक्सेप्टेंस मिलने लग जाती है। एक्सेप्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान नहीं, नहीं, एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? है स्वीकृति। हाँ करेक्ट, मेरे भी आ गया था, मतलब आ ही गया था बस अंदर। तो सर उसको स्वीकृति मिलने लग जाती है लोगों से, है ना, एक्सेप्टेंस मिलने लग जाती है। पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट प्रोडक्ट। इन द ग्रोथ स्टेज डिमांड एक्सपैंड्स। देख लो आप, क्योंकि अब लोगों को पता लगने लग जाता है उसके बारे में, डिमांड रैपिडली बढ़ती है ना, प्राइसेस फॉल होती है। वो टाटा हैरियर मिल नहीं रही, पिछले 2 महीने से बुक कर रखी है, अभी तक नहीं मिल रही फुल, वो तक टाटा में कब से लगने लग गई, लेकिन लग रही है। दिस इज अ फैक्ट। हैरियर वो भी ईवी में 2 महीने की वेटिंग, अभी तक नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, आप सोच लो उसको। तो प्राइसेस, क्योंकि क्या है सर, अब वो बढ़ने लगी है, सेल्स, कस्टमर्स की डिमांड बढ़ रही है, समझ गए? और प्राइसेस मैंने जैसे कहा, जब भी आपकी ग्रोथ स्टेज आती है क्या होने लग जाता है? प्राइसेस फॉल होने लग जाती है। तो प्राइसेस फॉल होती है, कंपटीशन बढ़ने लग जाता है। अब देखो सब बना रहे, सब बना रहे नहीं बना रहे, है ना, कंपटीशन बढ़ने लग जाता है एंड मार्केट भी एक्सपैंड करने लग जाता है, समझ गए? कस्टमर को भी नॉलेज उस प्रोडक्ट के बारे में, उसका कस्टमर का भी इंटरेस्ट जागने लग जाता है, उसकी भी नॉलेज बढ़ने लग जाती है अबाउट द प्रोडक्ट एंड शोज इंटरेस्ट इन परचेजिंग इट। वो भी इंटरेस्ट शो करने लग जाता है, उसको भी अच्छा लगने लग गया है प्रोडक्ट। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। थर्ड फेज का नाम मैच्योरिटी। सर मैच्योरिटी पे क्या हो जाता है? बुरा होता है क्या? मतलब बुरा नहीं हो रहा है, स्टेबल हो जाता है, समझ गए? बहुत हाई मार्केट चल रहा होता है। सो सुनना आप, क्या है, सेल्स क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन सर स्लो डाउन क्यों हो गई? स्लो डाउन इसलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सीवियर, समझ गए? द कंपटीशन गेट्स टफ, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आ गए ना यार, समझ गए? एंड द मार्केट स्टेबलाइजेस। प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन कम्स डाउन बिकॉज द कंपटीशन इज वेरी स्टिफ। समझ में आई मेरी बात? एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क टू मेंटेन स्टेबिलिटी। सर इस स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, समझ गए? चलो, सो दे हैव टू वर्क टू मेंटेन स्टेबिलिटी। और फोर्थ स्टेज पे आ जाते हैं। फोर्थ स्टेज का नाम, नाम क्या होता है? नाम डिक्लाइनिंग स्टेज। क्या होता है ऐसी स्टेज पे सर? सर सेल्स भी गिरने लग जाती है। देखो ये सेल्स ही तो बना रहे हैं, सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो था। सो सर इस समय क्या होने लग जाता है? सेल्स स्टार्ट्स कमिंग डाउन, ठीक है? तो अब की बार डाउन क्यों हो रहा है? डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो प्रोडक्ट का कौन सा स्टेज है? डिक्लाइनिंग। मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप। नए नए सब्स्टिट्यूट पैदा होने लग गए उसके। समझ में आई मेरी बात? सो द सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैव फॉलन शार्पली ड्यू टू द न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। आया समझ में? सो सीडी प्लेयर की डिमांड कब कम होने लगी? जब मार्केट्स में फोन ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, पेन ड्राइव्स आ गई। क्या आ गई? पेन ड्राइव्स। सीडी से पहले क्या चलता था? वो तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम पिछले जन्म में थे। हैं? कैसेट्स और कैसेट्स। कैसेट से पहले क्या? कैसेट तो गाने सुनने के लिए होता था और इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं होता था उसमें। और कुछ बताओ, कुछ स्टोर करने के लिए क्या रखते थे? कोई डॉक्यूमेंट्स, डेटा वगैरह काय में स्टोर करते थे? फ्लॉपी डिस्क। क्या बोलते हैं उसको? फ्लॉपी डिस्क। देखिए कभी किसने फ्लॉपी देखी? देखिए असली में, हाथ लगाया है? अच्छा। तो फ्लॉपी होती है, उसमें ना ऊपर जैसे वो ऐसे यूं पुश करने का वो होता है, जैसे गन में नहीं होता, गन के अंदर जो पुश बैक वाली गन्स आती है, तो वैसा उसमें भी होता है। फ्लॉपी बोलते थे उसको। फ्लॉपी के बाद क्या आया? सीडी। फ्लॉपी की जो मेमोरी होती थी काफी कम होती थी, कुछ केबीज में ही होती थी, 1-2 MB, 5 इतना ही होती थी, 1-2 MB, सोचो इतना सा ही डेटा रख सकते थे उसमें। फिर उसके बाद नया जमाना आया, थोड़ा सा सीडी आई, समझ रहे हो? सीडी में क्या आया? 700 MB तक का स्टोरेज आया। 700 MB, देख रहे हो समय कैसे बदलता है? 700 MB के लिए भी सीडीज खरीदते थे भाई साहब। 700 MB एक पिक्चर उसमें आती थी, एक पिक्चर की सीडी खरीदते थे तो वो एक ही पिक्चर आती थी उसमें, 700 MB में एक ही पिक्चर आती थी।
फिर उसके बाद थोड़ा सा और चेंज हुआ, डीवीडी आने लगी, तो 700 इंटू 4 लगभग 4 GB की डीवीडी आने लगी, जिसमें 4 मूवीज आती थी, समझ गए। फिर थोड़ा और जमाना बदला, फिर आया वो छोटू मेमोरी कार्ड, क्या आने लगा, मेमोरी कार्ड, एंड दे बोथ केम साइमल्टेनियसली, क्या नाम है, पेन ड्राइव, क्योंकि वो एक्चुअली पेन ड्राइव के अंदर भी वही होता है, समझ गया मेरी बात। ये कहानी है, समझ गया। और अब तो वो भी खत्म, वो भी खत्म है खेल। क्लाउड स्टोरेज, क्या आ गया, क्लाउड स्टोरेज, 1 TB 2 TB सब अवेलेबल है, समझ रहे हो। 15-15 GB तो फ्री में मिलता है, क्या नाम है उसका, वो जी गूगल देता है, 15 GB तो वही दे रहा है। कितने अकाउंट से पता है मेरे पास गूगल के, तुम्हारे पास कितने हुए, बस मेरे पास अराउंड 15-20 से ज्यादा है। क्यों, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स होती है ना मेरी, भाई जो अपलोड हमारे सिस्टम्स कर रखे हैं वो तो है ही है, साथ में मैं अपनी पर्सनली भी रिकॉर्ड करता हूँ, सो आई ऑलवेज हैव बैकअप, कभी भी कोई कुछ भी मांग ले तो मैं जी में वो ड्राइव का लिंक दे देता हूँ उनको, समझ गए मेरी बात। तो वो कितना खूब बड़ा है, उसमें वीडियोस वगैरह तो रखते ही है, बहुत सारे बनाने पड़ते भी। अब या तो खरीदो, पैसे डालो, 1 TB 2 TB, ठीक, क्यों डालो जब फ्री में मिल रहा है। ये दुनिया बड़ी नीच है, जब तक फ्री में मिल रहा है क्यों डालेगा कोई पैसा, सही है कि नहीं भाई। चलो, तो क्या होता है डिक्लाइनिंग स्टेज पे, अब आप समझ गए, उसका भी डिक्लाइनिंग चालू हो गया है। आजकल सबके पास कहाँ रहती है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी सब लोग नहीं रखते हैं, समझ गए। सो क्या होने लगा है सर, सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन होने लग जाता है, बिकॉज द न्यू प्रोडक्ट्स स्टार्ट रिप्लेसिंग द ओल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज कैन बी इंप्लीमेंटेड, सर इस समय क्या कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई जाती है, कॉम्बिनेशन, बहुत मिक्स लगाते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी बताता हूं, चलो कौन सी लगाई जाती है, ठीक है। चलो, 4 समझ गया ना, 4 हो गई टॉपिक, मतलब एक पीएलसी समझ लिया, कितनी स्टेज होती है, 4। अब कौन सी स्टेज पे क्या लगाते हैं वो देखना, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में, करें स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन पे हमेशा, क्या इंट्रोडक्शन और ग्रोथ में क्या लगाते हैं, सोचो, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी, अभी सिर्फ हल्का सा बता रहा हूं। जब सोचो कोई प्रोडक्ट की क्या चल रही है, इंट्रोडक्शन स्टेज चल रही है, ग्रोथ स्टेज चल रही है, क्या लगाओगे, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। उसके बाद अगर प्रोडक्ट में क्या चल रही है, मैच्योरिटी, इस समय लगाई जाती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, क्या लगाई जाती है बेटा, सबसे पहले यही पढ़ाऊंगा आपको मैं, स्टेबिलिटी कब लगाई जाती है, व्हेन द प्रोडक्ट इज एट मैच्योरिटी एज, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट कम्स टू द डिक्लाइनिंग एज, तब कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई जाती है, तब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, यू कैन यूज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट भी कर सकते हो, और कुछ डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, किसी के साथ मर्जर वर्जर एक्विजिशन अलायंस वगैरह ये सब भी कर सकते हैं। इसके अंदर आता है टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। पहले अपन हमेशा क्या कोशिश करते हैं, टर्न अराउंड करने की कोशिश करते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो उस पार्ट को काटने की कोशिश करते हैं। मान लो ये भाई है, क्या नाम है अपना, चिन्मय, मान लो जंगल में आ रहा है, इसके वो सांप काट लिया, ठीक है, कहाँ, पैर में कटवा दिया, ठीक है, मान लो इसके पैर में काट दिया सांप, ठीक है, जरूरी पूछना कब लो सर अच्छे कैसे उधर कटवा रहे हो, तो पैर में काट गया इसके सांप। अब सांप जब काटता है तो जहर जाएगा अंदर, है ना। सबसे पहले डॉक्टर क्या कोशिश करेगा, वो मैं हूं नहीं डॉक्टर लेकिन बन सकता हूं। पहले डॉक्टर क्या कोशिश करता है, जहर को निकालने की, समझ लो, टू टर्न इट अराउंड, राइट। वो गया, वो निकाल लो पहले, तो पहले वो क्या कोशिश करेगा, देखा नहीं कि पिक्चरों में तुमको वो करते रहते वो पहले ना, मतलब नॉट जस्ट बाय, वो तो पिक्चरों में बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, वो अरे वो मुंह सही करते ना सक करने की उसको, कि जहर निकालने की, फिर वो अच्छा, फिर ये भी दिखाते हैं बॉलीवुड की पिक्चर में, अगर वो 2 सेकंड तुम्हारे में रह गया तो तुम्हारे अंदर जहर आ जाएगा, तो फटाफट से क्या करना पड़ता है, स्पिट करना पड़ता है ना। तो जो भी है, पहले क्या कोशिश करेगा वो, जहर निकालने की। अगर जहर अंदर तक थोड़ा घुस गया है तो अब वो कोई पार्ट में फैल चुका है, एक पार्ट में, एक पैर में फैल चुका है, अब क्या कोशिश करेगा, निकाला नहीं जा सकता है, अब बाकी पूरे शरीर में फैल जाएगा ना, वो मर जाएगा, वो क्या करेंगे, बचाने की कोशिश। तब वो आदमी पैर के बारे में नहीं सोचता है, बोले वो लंगड़ा हो जाएगा, बोले कोई बात नहीं बाकी तो बच जाएगा, क्या करेगा वो, उस पैर को कट करने की कोशिश करता है, बोले अगर इसको कट करके हम बचा सकते हैं बाकी जगह फैलने से जहर को, यहां से बांध देते हैं, नहीं सुना कभी, अच्छा काटा नहीं कि तुमको कभी यार, नहीं काटा कभी, क्या ही जीवन है तुम्हारा, तो सांप नहीं काटा भाई साहब, काटना चाहिए। हाँ, तो अब वो पहले क्या कोशिश करेगा, उस पैर को कट करने की कोशिश करेगा कि सो दैट वो बाकी जगह ना फैले, ओके, तो ये कोशिश करेगा। अच्छा मान लो पूरे में फैल गया, अब तो पूरे में फैल गया, अब पूरे में फैल गया, अब क्या होगा, अब तू नागमणि बन जाएगा,
वो कौन से आता है, वो शो आता है ना फिर कलर्स पे कौन सा आता है वो है नागिन नागिन बन जाए। अब तेरे को नागिन बनने से बचाना है तो क्या ही कर सकते हैं। नागिन बन जाएगा तो आगे के जन्म खराब हो जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करेगा फिर तेरे को, तो मार देगा लिक्विडेशन पूरा ही बंद, बोले यार पूरा ही खत्म हो गया अब तो, समझ में आ गई, फालतू नागिन बनेगा इससे बढ़िया है क्या है मार दो, यही होता है। फैक्ट है, आप देख लो, जो मजाक तो कर रहा हूं लेकिन बात तो सच है। जब आप बिजनेस में मान लो डिक्लाइनिंग पे आ गया, तो व्हाट यू विल ट्राई फर्स्ट टू टर्न इट अराउंड, कि यार ठीक हो जाए, सही है। अगर रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है तो अब, लेकिन वो बाकियों को परेशान करेगा ना, आपके बाकी बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा, सही है, तो क्या करोगे, यू विल ट्राई टू कट इट ऑफ, उस पार्ट को जो सही नहीं चल रहा। अरे बहुत सारे प्रोडक्ट है, एक अच्छा नहीं चल रहा तो उसको हटाने की कोशिश करोगे आप, डाइवेस्टमेंट बोलते हैं उसको, कटिंग ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट। और फिर अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, पूरा जहर फैल चुका है ऑर्गेनाइजेशन में, फैल चुका है पूरी में ही, तो अब तो फिर बंद करना ही ऑप्शन होता है। समझ में आई मेरी बात, इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। तो खैर आया समझ में ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हर डिसीजन किसके हिसाब से लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आया, तुम्हारी अगर चल रही है मेच्योरिटी स्टेज तो ये वाला थोड़ी लगा दोगे आप, इसमें लगाया जाता है एक्सपेंशन, इस टाइम पे तो क्या लगाई जाती है, स्टेबिलिटी। समझ में आया सभी को, पक्का, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया ही है, पूरा पढ़ ही लिया, तो बस एक एडवांटेज क्यों छोड़ना, यहां तक ही खत्म ही हो गया पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन अपना, समझिए। चलिए चलो भाई, तो एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी, सर क्या फायदा होता है इसका, बहुत फायदे हैं, देखो। तो द मेन एडवांटेज ऑफ पीएलसी इज इट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपके बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, मतलब आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छा, मतलब काफी बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने बड़े बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या है, आप कैसे ध्यान दे पाओगे इतने बड़े बिजनेस में। तो सर ये मॉडल हमको मदद करता है टू मैनेज द बिजनेस विच हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जिनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो ऐसी कंपनीज को मैनेज करने के लिए, मतलब ऐसे बढ़िया डिसीजंस लेने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखा ना अभी आपने, तो कुछ प्रोडक्ट्स तुम्हारे काय पे चल रहे होंगे, मान लो इंट्रोडक्शन पे क्या लगाओगे, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। कुछ प्रोडक्ट में क्या चल रहा होगा, ग्रोथ, तब क्या लगाओगे, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में भी अलग तरीके होते हैं। फिर कुछ प्रोडक्ट में क्या चल रहा होगा तुम्हारे, मैच्योरिटी वाली स्टेज, तो क्या लगाओगे, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। कुछ प्रोडक्ट में क्या चल रहा होगा, डिक्लाइनिंग, क्या लगाओगे। और अच्छा, कुछ में जहर अंदर फैल गया होगा, कुछ में सिर्फ बाहर बाहर होगा, कुछ में आप क्या कोशिश कर लोगे, टर्न अराउंड की, ऐसे होता है। आगे ना बस समझ, इट्स अ टूल टू मैनेज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर आपका पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डाइवर्स पोर्टफोलियो है, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे बिजनेस को मैनेज करने के लिए इट इज अ वेरी गुड टूल। ठीक, ओके सर। नंबर 2, particular attention is to be paid on the businesses which are in the declining stage। तो सर क्या होता है, इस पीएलसी वाले टॉपिक से पता लग जाता है कि कौन से प्रोडक्ट्स में कौन सी स्टेज चल रही है। तो अगर उसमें कौन सी स्टेज चल रही है, डिक्लाइनिंग, तो हम उस पर क्या देना चालू कर देंगे, ड्यू अटेंशन। अरे एक बात बताओ, अगर तुम पीएलसी लगाते ही नहीं हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से प्रोडक्ट में कौन सी स्टेज चल रही है, तो फिर तो आप तो मस्ती में अपनी कौन सी लगा रहे होगे, कुछ भी एक्सपेंशन चला रहे हो, जबकि प्रोडक्ट की कौन सी स्टेज पे आ गया, डिक्लाइनिंग पे। तो सर ये टूल मदद करता है आपको पर्टिकुलर अटेंशन देने में, ठीक है, व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑन डिक्लाइनिंग स्टेज। तो इससे पता लग जाता है कि कौन से प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, तो उससे आप क्या देख सकते हो, उस पर आप पर्टिकुलर अटेंशन दे सकते हो। समझ गए ना मेरी बात, अरे हाँ है ना, तो बोलो। अगर मान लो टेस्ट ही नहीं होंगे, अगर बच्चा टेस्ट नहीं देगा या टेस्ट देगा नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि वो किस सब्जेक्ट में वीक है ना। तो टेस्ट देने से पता लगेगा कि वो किस सब्जेक्ट में वीक है, और उस पर फिर अपन क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट। तो सेम इज विद दिस थिंग, पता कैसे लगता है कौन सी स्टेज पे है, मतलब कौन सी स्टेज पे है, वही सेल्स, ये अभी जो हम पढ़ रहे थे फीचर्स, वही तो है हिंट। एक्सेसिव कंपटीशन हो गया, तेरा प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे हैं, कंपटीशन इज टफर, समझ जा कौन सी स्टेज चल रही है, नए नए ऑल्टरनेटिव्स आ गए, कौन सी स्टेज, डिक्लाइनिंग। समझ गया, चलो समझ में आया। सो डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी विल बी चूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेज। तो सर जब हम डायग्नोसिस करेंगे, ये पीएलसी लगाएंगे, तो हम अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी उस मुताबिक लगा पाएंगे। क्लियर है कि डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, एक्सपेंशन कब फीजिबल होता है, एक्सपेंशन कब लगानी चाहिए, जब प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में चल रहा हो,
सही है। इंट्रोडक्ट कब लगाते हैं एक्सपेंशन? इफ द प्रोडक्ट इज ऑन इंट्रोडक्शन और ग्रोथ वाली स्टेज पे, समझ गए? ये फर्स्ट वाली पे और इस पे, सही है। और बताओ सर, इफ द प्रोडक्ट इज ऑन मेच्योरिटी तब कौन सा लगाते हैं? अरे मेच्योरिटी पे है तो क्या लगाएंगे? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो लिखा है मैच्योर बिजनेस। अच्छा एक और बात है, मैच्योर बिजनेस क्या है? मैच्योरिटी पे है। तो अब तुमको भी पता है उसमें ज्यादा दम नहीं है, तो उसको कैसे यूज करना चाहिए? कैश काउ की तरह। कैश काउ क्या होता है? दमादम इससे पैसे कमा कमा के निकालो और दूसरों में लगाओ। कई कंपनीज इसी में फेल हो जाती है और वो बंद हो जाती है, जबकि वो पॉपुलर थी पहले, बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन उसने क्या किया, सही समय पे वो समझा नहीं कि वो कौन सी स्टेज आ गई उसकी मैच्योरिटी, तब उसको वहां से निकाल निकाल के नए बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? सो दैट मनी शुड बी यूज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर अदर बिजनेसेस। समझ गए? आप उसी में लटके रहोगे तो क्या होगा? फिर इंतजार कर रहे हो क्या डिक्लाइन होने का? क्या करना चाहिए? डिक्लाइनिंग आने से पहले आपको नए नए सोर्सेज में एंटर हो जाना चाहिए। ये तो गेम है, और क्या गेम है? 2016 में जियो आया, है ना? मुकेश अंबानी टेलीकॉम में आया, ताबड़तोड़ प्रॉफिट्स आए, मस्त कमा रहा है, बढ़िया कमा रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। बस उसी पे ही हो गया क्या डिपेंडेंट वो? फिर नहीं ना, खोल रहा है ना अपने और अलग अलग सोर्सेस, खोल रहा है, ओपन कर रहा है। जियो सिनेमा, जियो हॉटस्टार को ले लिया अपने अंदर, खुपचे में ले लिया उसने, सही है। और फिर बढ़ाया जा रहा है अपने काम। तो यही तो गेम होता है यार, तभी तो एम्पायर बना पा रहा है वो, ऐसी थोड़ी है इतना। समझ गए? मैं इन कंपनीज को बोलता हूं अमर, अमर कंपनीज बोलता हूं, दे आर इमॉर्टल। ये खत्म नहीं हो सकती यार दुनिया में, हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इतने सारे डाइवर्स बिजनेस में है ना, हो ही नहीं पाएगी। समझ में आई मेरी बात? इतने बिजनेस हो चुके हैं इनके, इतना ज्यादा एम्पायर बढ़ चुका है कि ये खत्म नहीं हो सकती। टेस्ला खत्म हो सकती है? देख लो आप, ये सच है। टेस्ला दुनिया की नंबर 1 कंपनी है अभी, है ना? बट आई एम सेइंग वो खत्म हो सकती है, अंबानी की, मुकेश की कंपनी नहीं हो सकती, रिलायंस नहीं हो सकती। क्या कारण? यही है कारण, अभी टेस्ला ने उतना डाइवर्सिफाई नहीं किया है। समझ गए? अगर आप हर जगह अपने पैर डाल दोगे तो क्या होगा भाई? हर जगह से आपको निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। लेकिन अगर आपने एक दो जगह डाले तो वो तो बर्बाद हो ही सकती है ना। समझ में आई मेरी बात? ऐसा। चलिए, सो ये होता है मामला। लास्ट पॉइंट क्या ही बोलोगे? लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज लाइक सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग, मैंने कहा ना आपको, कैश काओ, फसल उग गई भाई काटो। समझ गए? मेच्योरिटी का मतलब यही होता है, फसल उग गई, पक चुकी है, नहीं काटोगे खराब हो जाएगी, तो कैश काउ की तरह यूज करो उसको, हार्वेस्ट कर लो। रिट्रेंचमेंट, सो दीज स्ट्रेटेजीज आर अडॉप्टेड कब? जब आपका प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे हो? डिक्लाइनिंग पे। तो डिक्लाइनिंग पे आ गया भाई, उसको हार्वेस्ट करो, फटाफट काट लो, खराब हो जाएगी वो। समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने में कौन मदद करता है हमको? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मदद करता है हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रखने में, सही डिसीजंस लेने में। क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स में सही डिसीजंस लेने के लिए हमको क्या देखना होता है कि वो कौन सी स्टेज पे चल रहा है। तो सही स्टेज पे अगर हमको पता है कि वो किस स्टेज पे चल रहा है, तो हम ज्यादा सही फैसले कर पाए। समझ में आई मेरी बात? तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी के नाम सीखे आज आप, जो हम पढ़ने वाले हैं? कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है बताओ? एक कौन सी पढ़ने वाले हैं हम? कौन सी लगाते हैं यहां पे? स्टेबिलिटी। इधर? इधर? ये होती है मेजर स्ट्रेटेजीज, वैसे और भी होती है लेकिन ये मेन बड़े नाम है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ स्टेबिलिटी। करें स्टार्ट? चलो, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, आओ चैप्टर नंबर 4 है भैया। बस आ गया। चैप्टर नंबर 4, क्या नाम है इसका? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। क्या क्या चॉइसेस होती है हमारे पास? बहुत सारी होती है। तो बहुत सारी में जैसे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, सुनना ढंग से, ठीक है? करें स्टार्ट? व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी? देखो भाई, है ना,
ऑब्वियसली अभी फिनिश तो हो, मतलब मैं कर तो सकता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी क्यों करूं, अभी है ना टाइम, मर थोड़ी रहे कल अपन, सही है, आराम आराम से करेंगे, एग्जाम कल ही थोड़ी है। चलो, सो विल रीड एवरीथिंग। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये सब बात की बात है, पहले हम समझते ही होती क्या है स्ट्रेटेजी। समझिए, इंपॉर्टेंस तो बाद में समझ पाओगे ना कोई चीज की, पहले यही नहीं पता कि होती क्या है। यार कैसे छोटा होता है ऐसे। चलो, तो सर इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। अब देखो, तो सर पहली चीज क्या है, अ फर्म ऑप्टिंग दिस स्ट्रेटेजी, मतलब अच्छा स्टेबिलिटी में क्या होता है वही अपन समझ रहे हैं। तो सर इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, फर्स्ट थिंग, इन दिस स्ट्रेटेजी द फर्म स्टेज इन द सेम बिजनेस। आप उसी में ही हो, अभी भी नया कुछ नहीं कर रहे हो, यू हैव टू स्टे इन द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम, देखो सेम बिजनेस में इस स्ट्रेटेजी में हम सेम काम कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम मार्केट पोस्चर, उसी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, सेम फंक्शंस वी आर डूइंग, मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ एफर्ट। कितनी बार बोलोगे सेम, एक दो तीन चार पांच बोल लो चलो। So what is stability strategy? Sir, it is a strategy in which the firm operates in the same business, same product, same market, same functions, doing the same functions and maintaining the same level of, सर सब कुछ सेम ही कर रहे हैं, तो सर ये क्या हो गया, डू नथिंग स्ट्रेटेजी, कुछ भी तो नहीं करना है इसमें, बस सेम ही रखना है सब। तो ऐसा लोगों को लगता है, बट ऐसा नहीं होता है सर, थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट हम करेंगे, बस थोड़ा बहुत ही करते हैं हम इसमें, वी मेंटेन द सेम स्टेटस, जो हमारा चल रहा है बस उसे मेंटेन करना होता है, बस माइनर इंप्रूवमेंट्स विल बी डन इन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। थोड़ा थोड़ा हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। समझ गए मेरी बात भाई, जैसे मान लो आप लोग अभी फाउंडेशन पास करके आए हो, तो इसका मतलब आप ठीक तो हुई, समझदार तो हुई, बट आप अब क्या करोगे, इस लेवल अभी ऑलरेडी अच्छे पे हो, है ना, अच्छे पे हो तो बस क्या बोला सर, यही तो करना है, ये तो ठीक है अच्छे पे हो, लेकिन अब आप इसको थोड़ा और अपनी अपनी एफिशिएंसी को, ऑपरेशनल कामों को और थोड़ा इंप्रूव करोगे, इसके और ऊपर लेके जाओगे। सन्नाई प्रोडक्शन जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन और बेटर, समझ लो, सेल्स में मान लो कोई हल्की सी कमी आ रही है, उसको थोड़ा और बेटर, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, समझ रहे हो, फाइनेंस में थोड़ी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो थोड़ा उसमें थोड़ा और कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। समझ गए मेरी बात। सो क्या होती है इस स्ट्रेटेजी में, बोलो फिर से, इट इज अ स्ट्रेटेजी इन विच द फर्म stays in the same business, same product, same market, doing same functions and maintaining the same level of, but just थोड़े बहुत minor improvements, some improvements will be done in functional efficiencies या operational efficiency को बढ़ाने। efficiency क्या होता है, काम को अच्छे से करना है ना, कॉस्ट कम आ जाए उससे, है कि नहीं, तो ये सब काम करेंगे हम। चलो, ऑल द एंडेवर, एंडेवर मतलब क्या होता है, एफर्ट्स। तो सर वैसे तो सब सेम एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी एफर्ट डालेंगे वो काय में डालेंगे, द एफर्ट्स विल बी डन, थोड़े बहुत एफर्ट्स जो लगाएंगे काय में लगाएंगे, टू इंप्रूव दी, टू एनहांस द फंक्शनल एफिशिएंसीज इन एन इंक्रीमेंटल वे। धीरे धीरे हम इंप्रूव करेंगे चीजों में थोड़ा थोड़ा, और ऐसा नहीं है कुछ नहीं करेंगे। लोगों को लगने लग जाता है सर इट इज अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, अरे डू नथिंग नहीं होती, थोड़ा बहुत तो कर ही रहे ना हम, है कि नहीं, आई बात सर में, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फंक्शंस में हमारे से थोड़ी बहुत कमी हो जाती है उसको थोड़ा और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आए कि नहीं आया सर में, पक्का। चलो ठीक है, बेटर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देखो 100% तो आदमी कभी अच्छा होता ही नहीं ना, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सम इंप्रूवमेंट। सो ऑलरेडी सपोज यू आर डूइंग गुड, मेच्योरिटी पे चल रहा है तो ठीक है, अब और थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेंगे, और तो क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा और रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट करने की कोशिश करेंगे, और उसका बेटर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, ये सब करेंगे और क्या करेंगे। चलो, तीसरी बात, सर इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, दिस स्ट्रैटेजी डज नॉट इन्वॉल्व अ रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सर इसमें क्या हम कोई बिजनेस को नई परिभाषा दे रहे हैं क्या, नहीं, वी आर डूइंग द सेम बिजनेस ना, कोई उसको कोई नई परिभाषा, कोई उसको कोई नया काम नहीं कर रहे, हम तो वही काम कर रहे हैं। याद है क्या था, सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट। सो इन दिस बिजनेस वी डोंट रीडिफाइन आवर बिजनेस, ठीक है, हम कोई बिजनेस को कोई नई परिभाषा नहीं देते, ठीक है। सर इट इज बेसिकली कैसी स्ट्रेटेजी होती है, स्टेटस को, सिर्फ स्टेटस को मतलब एग्जिस्टिंग स्टेटस को क्या करना होता है, बस मेंटेन, नया कुछ नहीं कर रहे, समझ गए, सेफ रहते हैं इसमें हम, क्लियर क्या।
डिक्लाइनिंग पे आ गया यार, क्या ही नया कर लोगे, समझ लो डिक्लाइनिंग क्या मैच्योरिटी पे आ गया। नेक्स्ट सर, इट इन्वॉल्व्स माइनर इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट। सिर्फ क्या करते हैं हम, थोड़े बहुत इंप्रूव, माइनर इंप्रूवमेंट्स प्रोडक्ट में, पैकेजिंग में, दैट्स इट, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, समझ में आया। नेक्स्ट, इट डज नॉट वारंट मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कोई इसमें बहुत ज्यादा हम नया इन्वेस्टमेंट नहीं डालते, मेंटेनिंग तो करना है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लगता है, कुछ नया नहीं करना, समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट सर, रिस्क भी क्या होता है स्ट्रेटेजी में, रिस्क लेस होता है, क्योंकि सेफ्टी है ना, क्योंकि सेफ वाली स्ट्रेटेजी है। नया कुछ कर रहे हो क्या, कुछ नया कर रहे हो, नया बिजनेस को परिभाषा दिया, नया बिजनेस कर रहे हो, नया प्रोडक्ट बना रहे हो क्या, कुछ नहीं, तो कुछ नया कर ही नहीं रहे, तो पैसा कोई ज्यादा थोड़ी लगेगा, क्या लगेगा, कम लगेगा, सिंपल है। रिस्क क्या होता है, कम। विद द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, अच्छा रिस्क ज्यादा कहां होता है, जहां आप कुछ नया कर रहे हो, डाइवर्सिफाई करो, कुछ अलग कर रहे हो, अपने पुराने बिजनेस से बिल्कुल अलग कर रहे हो, तो देर द रिस्क इज हाई। यहां तो कुछ नहीं कर रहे ना, वही बिजनेस, वी स्टे इन द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट, यार व्हाट द, कौन सा रिस्क ले रहे हैं हम, सेफ ही तो है। With this stability strategy, the firm has the benefit of concentrating its resources and attention on the existing business and the, तो सर इस स्ट्रेटेजी में हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम सारे अपने एफर्ट, अपना दिमाग, अपना कंसंट्रेशन, अपने एफर्ट किधर लगा रहे, उसी एग्जिस्टिंग बिजनेस पे, एग्जिस्टिंग पे ही ध्यान दे रहे। क्लियर है सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस स्ट्रेटेजी द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज क्वाइट मॉडेस्ट। तो सर ये स्ट्रेटेजी हम तब लगाते हैं जब हमारा कोई बहुत तगड़ा ग्रोथ ऑब्जेक्टिव नहीं है, द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट मॉडेस्ट, सिर्फ हमें मेंटेन करना है। समझ में आ गई क्या, समझे कि नहीं समझे। अभी जैसे मान लो मैं अपनी जिस स्टेज पे हूं काम में, सो आई एम जस्ट फॉलोइंग द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, आई एम नॉट डूइंग समथिंग बहुत ज्यादा न्यू, मेरे को सिर्फ क्या करना है, मेंटेन करना है। समझ में आ गई मेरी बात। सो मेरा ग्रोथ ऑब्जेक्टिव अभी कोई बहुत ज्यादा मैमथ नहीं है, एक वर्ड क्या यूज किया मैंने, मैमथ, मैमथ मतलब हाथी की तरह विशाल, समझ में आई मेरी बात। सो मेरा कोई विशाल ऑब्जेक्टिव नहीं है, माय ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट मॉडेस्ट। आ रही के बाद समझ में, शांति से जीवन निकलता रहे, घूमते रहे गांव में बढ़िया चकाचक, बात समझ में आया। मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ये कब लगाते हैं सर, जब हमारा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे चल रहा हो, फर्स्ट पॉइंट, सिंपल। सो दिस स्ट्रेटेजी इज यूज्ड when the product has reached maturity stage of the PLC। अब आया ना PLC, इसलिए तो बढ़ाया था मैंने, अगर मैं वो नहीं पढ़ाता आपको तो ये थोड़ा इधर उधर से जाता, बोले क्या ही बोल गए सर। दिस स्ट्रेटेजी इज लेस रिस्की, तो अगर आप लेस रिस्क लेना चाहते हो तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी चूज करो, सही है कि नहीं। सो इट इज लेस रिस्की स्ट्रेटेजी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लेस चेंजेस, इसमें हम कुछ नया तो कर नहीं रहे, सेम प्रोडक्ट, सेम बिजनेस, सेम स्टाफ, बहुत ज्यादा चीजें चेंज कर नहीं रहे। स्टाफ ऑल्सो फील्स कंफर्टेबल विद द थिंग्स एज दे आर, स्टाफ भी कंफर्टेबल है, जैसी चीजें हैं वैसी चल रही हैं। सर ये कब लगाते हैं स्ट्रेटेजी स्टेबिलिटी वाली, व्हेन एक्सपेंशन इज परसीव्ड टू बी थ्रेटनिंग, जो आपको डर लग रहा है, बोले यार नया कुछ करेंगे तो बोले यार अभी सही समय नहीं है। सो व्हेन एक्सपेंशन इज परसीव्ड टू बी थ्रेटनिंग, जब आपकी फट रही है बोला नया बिजनेस करने से, तो क्या करो बोला उसी को मेंटेन। आ रही है बात समझ में। ऐसा कोविड चल रहा था, सो एट दैट टाइम आई वाज अबाउट टू स्टार्ट अ फूड रेस्टोरेंट, बट आई होल्ड इट, व्हाई, फट रही थी ना, कोविड चल रहा है, नहीं चला तो डर। जब आपको ऐसा डर लग रहा है कि और एक्सपेंशन करने से बोले यार कुछ है ना, बोलो गड़बड़ हो सकती है यार, समझ लो, तो तब आप क्या फॉलो करो, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लेस रिस्की होती है, सही है कि नहीं है, जो कर रहे हो वो करते रहो। नेक्स्ट सर, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दिस स्ट्रेटेजी इज मतलब यूज्ड व्हेन कंसोलिडेशन इज सॉट थ्रू स्टेबलाइजिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन। अब यार आप दो काफी टाइम से क्या कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, नए नए मार्केट्स में जा रहे हो, नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट कर लिया आपने, नए नए डाल दिए, तब अब थोड़े टाइम बाद क्या रखोगे, थोड़ी शांति, कंसोलिडेट करेंगे ना अपनी पोजीशन को, समेटेंगे। अरे सही है, हम समझ गए, सब जगह तुमने फैला दिया है, रायता है जो भी है, सब जगह बिजनेसेस डाल दिए, अब नाउ यू हैव टू सॉर्ट कंसोलिडेशन, राइट, अपनी पोजीशन को समेटोगे, समेटना भी तो जरूरी है ना, फैलाते ही रहोगे क्या, समझ में है ना, आता है ना ऐसा समय,
क्या अब जियो क्या हर दिन भाई साहब खोलते ही रहेगा क्या नए नए बिजनेस? नहीं ना। सो देयर इज अ टाइम कि ठीक है आपने एक रैपिडली एक्सपैंड कर लिया, दो तीन चार चीजें नई नई कर ली, बढ़िया कर ली, नाउ क्या करेंगे हम उसको समेटेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। तो ऐसे समय फिर क्या रखते हैं? शांत। मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी? स्टेबिलिटी। आया समझ में सबको? पक्का यहां तक? ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट 85% या 90% खत्म हो चुकी है। सब मुझे आते ही बस ये बताना है कल इतना सा पार्ट, दैट्स खत्म। ठीक है, रिवाइज करना भाई, हार्डली 15 मिनट नहीं लगेंगे जो मैंने पढ़ाया आपको।